बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मैं हूं ज़ौक अहमद। प्रोग्राम के होस्ट फहद हुसैन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं, इसलिए मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दे रहा हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। शहर इक़्तिदार में 26वीं आईनी तरमीम के लिए घुमसान का रन, जोड़ तोड़, मिलना जुलना जारी है। हंगामी इजलास बुलाकर मुलतवी क्यों हुआ? आईनी तरमीम पर आईनी एतराज़ात क्यों? क्या आईनी तरमीम के नाम पर कुछ गलत होने जा रहा है? मौलाना आ रहा है, मौलाना फजल रहमान तमाम तवज्जो का मरकज क्यों? अब बात करते हैं अपनी सबसे पहली टॉप स्टोरी पर। कई हफ्तों से शहरे इक़्तिदार एक आईनी तरमीम की जहमगोइयां जारी हैं, जिसे ऑपोजिशन अपने लिए जहर कातिल करार दे रही है। इन आईनी तरमीम के हवाले से कभी यह खबर आई कि चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, तो कभी इसे अदालती इस्लाहात का नाम दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आला अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और जजेस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमीशन भी इस तरमीम का हिस्सा करार दिया जा रहा था। हुकूमती वुज़रा इस बात पर मुतमईन थे कि उन्हें आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद जो दरकार है वो मुयस्सर है, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल में कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज तलब किया गया। हुकूमत ने तमाम अरकान को असम्बली में रहने की तलकीन की और अरकान असम्बली घंटों तक कौमी असम्बली की राहदारियों में इजलास शुरू होने का पूछते रहे, जबकि दूसरी तरफ नई बनने वाली पार्लिमानी कमेटी ऑपोजिशन को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के लिए मनाने की कोशिशें कर रही थी। रात 11 बजे के करीब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, मगर चंद मिनटों में ही मुलतवी हो गया। That the requirements of rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today the 15th September and for tomorrow the 16th September 2024. The House is adjourned to meet again on Monday 16th September at 12:30 p.m. नाज़रीन, मौलाना ने शायद हुकूमत को जल्दबाजी ना करने का मशवरा दिया था और मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का जायजा लेकर ही फैसला करने का कहा, इसलिए ख्वाजा आसिफ से रात गए पार्लियामान से निकलते हुए ये कहा। नाज़रीन, जबकि इससे पहले मौलाना की जमात का मौक़िफ़ आ चुका था। ये वो स्टैंड था जिसकी वजह से छुट्टी के दिन हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से कोई पेशरफ ना करवा सकी। एक बात जो सबको परेशान कर रही थी कि आखिर इस तरमीम में ऐसा क्या है जिसे हुकूमत खुफिया रखना चाह रही है। यह राज भी तरामीम का मुसव्वदा लीक होने के बाद सबके सामने आ गया। इसलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर आज कौमी असम्बली इजलास में यह पूछ रहे थे। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। आज आसिफ ने भी हस्बे मामूल आज कौमी असम्बली में एक तवील तकरीर की। उन्होंने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के आराज़ो मकासद और बुनियादी बातें सामने रखी कि ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटैम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटैम्प्ट है। आज के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बुनियादी बहस तो की गई, मगर हुकूमत फिलहाल मुस्तवैदा सामने लाने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का क्या कहना था, ये जानते हैं। सबसे पहले हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है, काबीना उसकी अप्रूवल देती है। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, CCLC, मैं खुद उसका कन्वीनर हूँ। उस कमेटी में एक दफ़ा अच्छी तरह देखा जाता है कि इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं, और अगर इत्तेहादी हुकूमत हो तो CCLC में हमेशा सारों की नुमाइंदगी होती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही है, पिछले दौर में भी ऐसा ही था। नवीद कमर साहब बैठे हैं, हम क्लॉज बाय क्लॉज पहले देखते थे, उसके बाद लेके आते थे। फिर कैबिनेट कहती है कि जी अब इसे पार्लियामेंट में ले जाया जाए। मगर बात इतनी सादा और आसान नहीं जितनी नजर आ रही है। इस वक्त हुकूमत के लिए एक तरफ तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी भी तरामीम से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी कौमी असम्बली में कुछ इस तरह इज़हार ख्याल किया। खुदाया
एमक्यूएम को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हम आपके पार्टनर जरूर हैं, हम पीएमएल एन नहीं हैं, हमारा अपना वजूद है, अपनी इकाई है। और राणा सनाउल्लाह साहब अगर हमारे साथ मीडिएटर हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को कहीं पर भी एमक्यूएम के साथ रुजू करते हुए नहीं देखा। हुकूमत ने कोशिश भरपूर की, मगर उनकी शायद तैयारी पूरी नहीं थी। जल्दबाजी ने तुरप के सारे पत्ते उलट दिए। मौलाना को इस सब में मरकजी हैसियत तो हासिल रही, मगर उन्होंने दर पे आने वाली दोनों पार्टियों को नाराज भी नहीं किया। इसलिए हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि मौलाना ने वक्त मांगा है, जबकि ऑपोजिशन मौलाना को दादे तहसीन देते रहे। जबकि फैसल वाडा इस पर काफी नाराज नजर आए। आमतौर पर उन्हें एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस करार दिया जा रहा है और उनकी कही हुई बात को उसी जाविये से देखा जाता है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसव्वदा लीक हुआ और मंजर आम पर आया, जो कि हतमी मुसव्वदा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस मुसव्वदे को सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया है। लीक होने वाले मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरामीम में 54 तजावीज़ शामिल हैं। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ भी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने वाले अरकान असम्बली डी-सीट होंगे, जबकि उनका वोट भी शुमार नहीं होगा। मुसव्वदे में आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ और आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीकाकार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल है। जजेस की तकर्री के हवाले से 18वीं तरमीम में पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियारात दिए गए थे। 19वीं तरमीम में ये इख्तियारात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक महदूद होकर रह गए, जो कि मौजूदा सूरत है। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल के मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी के मेंबरान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी पार्टीज के तनासुब से करेंगे। मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। बिल में हाई कोर्ट से सोमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। मुसव्वदे में तजवीज़ दी गई है कि किसी जज का ओहदा खाली होने की सूरत में सदर पाकिस्तान किसी रिटायर्ड जज को तैनात कर सकते हैं। इसके साथ आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद भी काम जारी रख सकते हैं, जब तक नई तैनाती नहीं होती। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने और हमारी रहनुमाई के लिए 2 अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इस तमाम तर आईनी और कानूनी और पार्लिमानी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब गुज़िश्ता 36 से 48 घंटे के अंदर जो कुछ इस्लामाबाद में और पार्लियामेंट में हुआ है, ये इसकी वजह क्या है और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अब मुस्तकबिल क्या होगा आईनी तरमीम का, इस पर तफसीलन बात कर लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं, उसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कादर खान मंदोखेल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। कल रात 11 बजे तक हुकूमत और उसके इत्तहादियों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ थी और 11 बजे के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। जब सब कुछ तय था तो सवाल ये उठ रहा है कि डेडलॉक आखिर कहाँ पर हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक मैं भी मीडिया से सुनता आ रहा हूँ और अपने कुछ साथियों से, मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने टाइम मांगा इसके लिए कि हमें ज़रा सोचने का, इसको मज़ीद प्रैक्टिकली आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मौलाना साहब जो है ना उस हवाले से तकरीबन राज़ी है। और यकीनन पीपल्स पार्टी भी बहुत सारी चीज़ें जो अब मीडिया में जो ड्राफ्ट आई है, हुकूमत कभी मानती है कभी नहीं मानती है, लेकिन ये जो प्रॉपर जो ना फाइल हो जाता है असम्बली में, तो यकीनन पीपल्स पार्टी भी इनके ऊपर डिस्कशन करेगी कि जो मानने वाली बात वो मानेंगे, जो नहीं मानने वाली बात उसमें तजावीज़ देंगे। और यही उम्मीद करता है, असम्बली का प्रोसीजर भी यही है कि हुकूमत कोई भी बिल लाता है या अपोजिशन लाते हैं तो वो डिबेट के लिए जो ना वो असम्बली का फ्लोर है, उसमें तजावीज़ आती है, फिर उस तजावीज़ में कुछ मानी जाती है, अक्सरियत होती है, नहीं मानी जाती है। लेकिन
अपोजिशन का या हुकूमत का या दीगर सियासी पार्टियों का ये काम होता है कि उनके ऊपर अपनी अपनी तजावीज़ दे। हुकूमत भले को गलत बिल लिया है, ठीक। अच्छा कादर खान साहब, ये एक चीज़, अच्छा एक चीज़ ये फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब की सबसे पहली मुलाकात हुई थी, सदर मुमलिकत पाकिस्तान है, तब से कल रात तक मौलाना को बताया तो गया होगा, मौलाना की रजामंदी के बाद ही ये इजलास बुलाया गया होगा, तमाम मेंबरान असम्बली को इस्लामाबाद में स्टे कराया गया, कहा गया कि कहीं जाना नहीं है, जो बाहर थे उनको वापस बुलाया गया था। इसका मतलब तैयारी तो पूरी थी, मौलाना को इससे कबल ये बता दिया गया था। देखिए मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और आज भी अभी भी बिलावल साहब की सरबराही में एक वक्त मौलाना साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि दिन ब दिन कोई चीज़ नई आ जाती है डिस्कशन, या उसमें चूंकि 12 बिलावल भी कल आ रहा है तो इस वजह से शायद मौलाना ने यही टाइम मांगा होगा कि इनको गुजरने दो, और वज़ीर आज़म का भी जैसे हुकूमती तर्जुमान बता रहा है कि वो अमेरिका जा रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई अर्ज नहीं है अगर कुछ टाइम लग जाए, लेकिन टाइम हो, तरामीम वो हो जो मुल्क के और कौम के मफाद में हो, और ख़ुसूसी तौर पे एक जुडिशरी के मफाद में हो, क्योंकि अभी तक जो जुडिशरी आ रही है तो किसी से आपकी इख्तिलाफ होगी, किसी से मुझ में है, किसी को पंजोता साहब से होंगे, तो ये क्योंकि इससे पहले जो जुडिशल सिस्टम है या जुडिशरी उसका अपॉइंटमेंट है, वो सारे जो ना वही एक चीफ जस्टिस नाम भेजते थे और आगे जाके जुडिशल कमीशन उसको अप्रूव करते थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस अमेंडमेंट के जरिए शायद ये भी एक ऑप्शन है कि 5 जजेस जो है ना, ये 4 सीनियर जज जो है ना, वो नाम रिकमेंड करेंगे बजाय एक फर्द वाहिद का। माजी में या अभी तक जो कानून है वही है कि चीफ जस्टिस सूबे का नाम भेजते हैं वो अपने मनपसंद लोगों का, और उसके बाद जाके आगे जाके वो एक जो असम्बली का जो कमेटी है जो पार्लिमानी के, वो तो एक रबर स्टैंप है, वो तो बस जो उन्होंने कहा उनको हाँ कर ले। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसे बेहतरी आ जाए और मुल्क में 4 साढ़े 4 वकील है तो उसमें से कोई मेरिट पे आ जाए और यकीनन काबिल लोग मौजूद है तो बेहतर है, ताकि इंसाफ पे जो ये हमारे 60,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई 20 लाख के लगभग जो ना वो हाई कोर्ट से दूसरे में पेंडिंग है। तो मैं समझ रहा हूँ, साथ साथ में ये ठीक है, आप समझते हैं कि अगर जी बात कंप्लीट आगे मैं ये भी कहूंगा कि पीटीआई के दौर में एक बिल जमा किया था कौमी असम्बली में, और उसमें मेरा ये कहा गया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप क्यों अपने चैम्बर के लोग चाचे मामे बांजे भतीजे लेते हो? तो बड़ा अप्रिशिएट किए पीटीआई के दौर के तमाम मेंबरान में, मगर उनके वजीर कानून ने टाल मटोल से काम। ठीक है, आप समझते हैं कि जो अप्रिशिएट किया, मगर ठीक है, जो वक्त लिया आप समझते हैं अच्छा लिया है, मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। नहीं पंजोता साहब, क्या एतराज़ है? आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी मुल्क के फैसले इस पार्लियामेंट ने करने हैं, किसी चीफ जस्टिस या अदलिया ने नहीं करने, तो इस पार्लियामेंट के जरिए अगर मुल्क की बेहतरी के लिए और वसी तर मफाद के लिए कोई फैसला हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इशू हो सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए पहली बात तो यह है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो खुद ही कह रहे थे कि मुसवदा मुझे मिल गया है, उनको तो खुद नहीं पता कि कौन सी तरमीम आ रही हैं और किधर से आ रही हैं, वो तो खुल के खुद भी नहीं बता सकते कि कौन ये तरमीम लेकर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब यही सूरत हाल हो कि एक मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के एक वज़ीर की कि उसे खुद नहीं पता कि जनाब तरमीम कौन आ रही हैं, तो फिर उसके अंदर जो है उसको आगे मज़ीद उसने क्या गुल खिलाने हैं या मज़ीद क्या उसके ऊपर बात करनी है। नंबर 3 बात यह है कि जहाँ तक बात है फार्म 47 इस हुकूमत की, तो डेफिनेटली ये इस वजह से इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि जब बंदा चोर होता है तो फिर डेफिनेटली वो उस चोरी की आड़ के अंदर वो क्योंकि काना होता है तो वो नहीं चाहता होता कि कोई भी आगे से हुक्म की अदम तकमील की जाए जिससे बादशाह सलामत नाराज़ हो जाएं। तो लिहाजा वो बादशाह सलामत को मनाने के लिए या उनकी नाराज़गी जो है ना उठाने के ऊपर, क्योंकि जब नाराज़ करेंगे तो फिर डेफिनेटली केस भी खुलेंगे, इक़्तिदार भी जाएगा, ये मज़े जो ले रहे हैं ये भी जाएंगे, जो तरमीम करके केसेस ख़त्म करवाए गए वो भी जाएंगे। तो लिहाजा उस चीज़ को मनोन तस्लीम करते हुए कोई भी चीज़ लाई जा रही है, चाहे वो आइन के को पामाल करने से हो, चाहे वो अदलिया के अंदर मुदाखलत से हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको वो तस्लीम कर रहे हैं कि ठीक है जी जो भी आएगा हम तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं जी कि हुकूमत जो है एक दूसरे को कह रहे हैं जी कि हुकूमत को पता है कि कौन सी, हुकूमत को खुद नहीं पता, उसका वजीर कानून कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तरमीम क्या लाई जा रही है, और ख्वाजा आसफ को नहीं पता, बाकी उनके रहनुमाओं को नहीं पता। लेकिन उनको ये तो पता है कि उनके नंबर पूरे हैं, खबर है, इसी तरह बाकी भी बेखबर है, तो पता ही नहीं है। पंजोता साहब उनको ये पता है उनके नंबर पूरे हैं, वो कह रहे मौलाना ने कुछ वक्त मांगा है लेकिन मौलाना एग्री हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि मौलाना ने हमसे वादा किया है कि आईनी और कानूनी मामलात में असम्बली में हमारे साथ चलेंगे, तो आने वाले दिनों में अब मौलाना आपके साथ चलेंगे या जो हुकूमत दावा कर रही है उसी दावे के मुताबिक होगा?
देखिए मौलाना साहब जो है उनका अपना एक माइंड है, अपना एक डिसीजन है। जहाँ तक हमें ये समझ आया है कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इनकार किया है, और कुछ अगर तरमीम की हद तक वो अगर इतफाक़ करते हैं तो वो भी उनका बेतफाक़ इस हवाले से सामने नहीं आया, क्योंकि वो बारहा कहते रहे हैं कि हमें मुसवदा दिया जाए, हमें मुसवदा दिया जाए। तो मुसवदा कैसे देते जब उनके पास अपने पास नहीं था, मुसवदा कहीं और से आना था। और तीसरी बात ये रहेगी कि जो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा नंबर पूरा हो गया है, तो वो कैसे कहते हैं नंबर पूरा हो गया है? यानी JUI को तो चलें आप बातचीत कर रहे हैं तो आप मना लेंगे, 8 उनके हैं, हमारे मेंबरान के हवाले से आप कैसे कह सकते हैं? और इतनी डिठाई के साथ और इतनी जो है वो एक बेहयाई आ गई है कि टीवी चैनल के ऊपर बैठकर एक PMLN का एक रहनुमा है वो कह रहा है जी कि इनके 41 जो हैं वो भी अभी आज़ाद हैं, और इसके अलावा बाकी जो हैं जो वो भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट्स नहीं दिए। तो लिहाजा वो खुलेआम कह रहे हैं कि इन लोगों को हम उठा भी सकते हैं या उठाया भी गया है, या पैसे भी देकर या जैसे भी हम इनको जो है वो अपने साथ मिलाएंगे और हमारी तादाद पूरी है। ऐसे तभी बंदा कह सकता है ना। अगर हम कहें कि 41 लोग हमारे हैं, नहीं तो अगर 5 लोगों ने, 5 लोगों का समझौता साहब अगर कहा जा रहा है और हम कह सकते हैं जब किसी एक जमात के वो बंदे ही नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं? नहीं, अगर 5 लोगों ने एफिडेविट जमा नहीं कराया तो ये उनकी जिम्मेदारी थी ना, ये हुकूमत ने तो थोड़ी करानी थी। देखें 5 बेशक वो एफिडेविट जमा करवाएं या ना करवाएं, आज़ाद बैठें या जैसे भी फिरें, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इमरान खान ने उनको टिकट दिया था, जिनके टिकट से आगे जमा नहीं किए गए थे। उन लोगों को और बाकी जो 41 हैं जिनका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया और मखसूस नशिस्तें भी अभी तक नहीं दी, उनके हवाले से भी जो 41 है उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे पास हैं और ये भी हैं। यानी खुलेआम बैठकर वो मंडियों की बात कर रहे हैं शोज के अंदर और टीवी चैनल के ऊपर। उन्होंने कल किसी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि बिल्कुल जी हम अगर यही अमल होगा तो हम जो है वो ये सारा सिलसिला तो करेंगे, फिर वोट भी खरीदेंगे और फिर बात भी होगी। फिर वो खुद ही कहते हैं कि मैं जज्बात में आकर ये कह गया। बड़ा इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी सूरत हाल अजीब हो चुकी है। ठीक है, बड़ी अजीब सूरत हाल हो चुकी है मंदोखेल साहब। ऐसे नंबर पूरे करेंगे आप लोग। और फिर इमरान खान ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखने का है। ये मकासद हैं आप लोगों के? जेल में तो अल्लाह ही नहीं रखा है ना, अपनी हरकतों से हमने क्या रखा हुआ जेल में। बात यह है कि वो तो अभी जो जर्नल फेज गैंगस्टर जो पकड़ा गया, इनकी टांगे जो ना वो कांपने लगी है, क्योंकि यही जर्नल फेज था जो कत्ल गारत में मुलव्वस था और मुझे हब्स बेजा में भी रखने में ये मुलव्वस था, और बहुत सारे लोगों को जो ना कत्ल गारत में और उठाने में वो गैंगस्टर के तौर पे काम कर रहा था। उनको चाहिए वही। और इमरान खान साहब को याद है ऐसा इनके दफ्तर में जाके जर्नल फेज गैंगस्टर की कुर्सी में कैसे बराजमान होते थे, तो इनको तो वो मजा आ रहा है, उनको तो चाहिए। अभी ये कहते मौजूदा हुकूमत या हम इत्यादि जो ना वो काने हैं, भाई काने तो आप थे जो जर्नल फेज के आप फैजियाब 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के आप लोगों को जो इस मुल्क में मुसल्लत किए, तो इसी गैंगस्टर का कारनामा है। तो अभी आपकी टांगे क्यों काम रही है, जरा इनकी इंक्वायरी होने दो। अच्छा, एक मंदोखेल साहब मुख्तसर बताइएगा, मंदोखेल साहब एक चीज मुख्तसर बताइएगा, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ वोट के साथ, या आप इसकी मुकम्मल ऑनरशिप ले रहे हैं जो आईनी तरमीम आ रही है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर मैं मुख्तसर बता दूं ना आपको समझ में आएगा ना आपको सुनने वालों को समझ में आएगा। हम ये कहते हैं कि अभी तक आईनी तरमीम जो है ना वो टेबल हुआ ही नहीं है, फाइल हुआ ही नहीं है। जब फाइल हुआ है तो असम्बली में जितने भी अरकान होता है, चाहे अपोजिशन को इत्यादि हो या हुकूमत की हो, वो उसके ऊपर डिबेट करते हैं, फिर उसके ऊपर वोटिंग होता है। तो पहले से इतना शोर मचाना, ये सारे इसका क्या मकसद? अभी तो वो फाइल ही नहीं हुआ है, अभी तो पता ही नहीं, खुद ये बता रहे हैं वजीर कानून को नहीं पता, तो इतना शोर मचाने का क्या मकसद? नहीं, नहीं बताओ क्यों? बिल्कुल मुसव्वदा है किधर, यही तो एक सवाल है। मुसव्वदा है किधर, यही तो एक सवाल कर रहे हैं। लेकिन पंजोता साहब इंतजार कर लेना, पंजोता साहब तो फिर शोर किस बात की? ठीक है, इंतजार कर लें, पंजोता साहब आ जाएगा, फिर कर लेंगे बात। आप तो अदालत चलेंगे उसको चैलेंज करने के लिए। देखिए बात ये है कि जहां तक है कि इनके पास मुसव्वदा है, ये इनके पास तो कोई चीज ही नहीं आई, तो ये बैठे बिठाए घर किसके पास है? पंजोता साहब किसके पास है? मुशावरत करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, इनको पता ही नहीं है। पंजोता साहब किसके पास है? इनके पास देखिए मुसव्वदा वफाकी हुकूमत है, इन्होंने लाना है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमें भिजवा दिया गया है, उनसे पूछे ना क्या ये जमहूरी अमल है जो हमारे बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फैज जो है
उसको बचाने के लिए पत्नी ये क्या क्या किया जा रहा है और उसके लिए क्या पत्नी ये चले गए हाई कोर्ट के अंदर। हम तो नहीं फैज़ के हवाले से चले गए, हम तो चले गए हैं कि एक जो है आर्मी के एक ऑफिशियल ने हमारे हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर मिलिट्री ट्रायल का जिक्र किया गया। हम तो कह रहे हैं कि हुकूमती कुछ नुमाइंदे जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए उन्होंने कुछ बात की और प्रेस रिलीज मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी आया और हम उस रूह से हाई कोर्ट के अंदर गए और हमने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कस्टडी में नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर मेजर कर्नल बैठ के 2 दिन के अंदर फैसला सुना देते हैं। और वही तारड़ साहब भी अगले दिन परसों जो है वो गलती से कह बैठे कि ये जनाब जो जैसे फौजी अदालतों में इतना ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड नहीं होता या इतना फैसला जल्दी नहीं आता जितना सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन जो है वो जो क्लैरिफिकेशन मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फ़ौरन दे दिया, नोटिस भी नहीं दिया। तो यानी ये खुद एडमिट करते हैं कि फौजी अदालतें क्या काम करती हैं, फिर उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा और फिर जाकर ये कहते हैं जी कि फैज़ के साथ हम कोई कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि फौज का अंदरूनी मामला है, तो जहां पर आप ठीक है, लेकिन असल मसला जो इस वक्त गुज़िश्ता 3 दिनों से तमाम मीडिया की नजरें भी थी, तमाम पॉलिटिशियंस भी जिस मामले पर थे वो मामला नहीं हुआ हल और वो आगे चला गया। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद दोबारा से ऐसा आएगा, पार्लियामेंट में दोबारा लाया जाएगा। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये बात हो रही थी, अब देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन इसमें आईनी जो नुकात हैं वो क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, रियासत आज़ाद हैं जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। इन दोनों से इस मामले के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों और इत्तेहादियों का रद्दअमल तो आया ही, लेकिन इसके साथ वकला कम्युनिटी और बार काउंसिल्स की तरफ से भी सख्त रद्दअमल आया। सबसे पहले कल रात मुनीर मलिक जो 2007 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तारीखी वकला तहरीक में पेश थे, उनका रद्दअमल आया। उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि 25 अक्टूबर तक काजी फायजी साहब मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, 26 अक्टूबर को सैयद मंसूर आईनी चीफ जस्टिस होंगे। सबको पता होना चाहिए कि जो सीनियर जज है वो ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट को हक नहीं कि मुझे या किसी और को सजा दे या मुकदमा चलाए। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल का रद्दअमल आया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की तरफ से जारी एलामिये में कहा गया कि मुजव्वज़ा तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी है। इनका मकसद अदलिया की आज़ादी को सलब करना है। मज़कूरा तरामीम कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। तरामीम बगैर किसी बहस के आइन को खत्म करने की बुनियाद पर की जा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ही एक मेंबर आबिद ज़ुबैरी और दीगर वकला की तरफ से मुजव्वज़ा आइनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। इस दरखास्त में इस्तदा की गई कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए, आइनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए, वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के बाद बलूचिस्तान बार की तरफ से भी सख्त रद्दअमल आया। बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि फर्द वाहिद के लिए आइनी अदालत बनाने की मजम्मत करते हैं। ये जाती फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। वकला तंजीमों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वकला तहरीक की कॉल दे दी। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों, इत्तेहादियों, वकला तंजीमों के साथ साथ अडयाला जेल समात में इमरान खान ने भी मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर रद्दअमल दिया। उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरामीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आइनी तरामीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। अवाम को अपने हकूक और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजेस और सहाफियों के साथ खड़ा हूं। आइनी तरामीम का मामला तो फिलहाल मुलतवी हो गया, लेकिन वकला इस वक्त कहां खड़े हैं? क्या वाकई ही 19 सितंबर से कोई वकला तहरीक शुरू होगी? मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रद्दअमल आएगा? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के हवाले से सवालात का भी जवाब दिया। इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का पाबंद होगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके क्या कानूनी और आइनी असरात होंगे?
इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद जुबैरी साहब, माहिर कानून हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब, ये अब गुज़िश्ता रात बहुत इस पर बात हुई, एक बिल लाया जा रहा था, आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा था कि आईनी तरमीम एक आने वाली है, लेकिन हुकूमत नंबर गेम का जो दावा कर रही थी वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज आप लोगों ने और दीगर वकला ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है इसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से। तो सर अभी तो आया ही नहीं कुछ सामने कोई आईनी तरमीम, तो क्या चैलेंज आपने इस पूरे बिल को कर दिया, पूरी आईनी तरमीम को कर दिया, या जो सिर्फ अदलिया से मुतल्लिक जो शिकें कही जा रही थी उसको चैलेंज किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो हम चैलेंज देखे, पहले इस बात एक बात देख लीजिए, ये जो आईनी तरमीम का एक जो हमने कल सारा ड्रामा देखा और किस तरह से वो पार्लियामेंट का इजलास मौखर होता रहा, लोग मिलते रहे, मौलाना फजल रहमान की आरक जारक लगी रही, लेकिन मुसवदा किसी ने नहीं देखा था। इनकी हुकूमती जमात ने जो और उनके इत्तेहादी थे, किसी ने बिल नहीं देखा। उनके वज़रा कहते रहे कि जी हमने देखा नहीं। किस तरह की आईनी तरमीम पेश हो रही थी, और कल पूरी तैयारी थी अगर इनके नंबर गेम पूरे हो जाते ही पास कर दें। और देखिए, ये जो आईनी तरमीम, सो कॉल्ड आईनी तरमीम, देखें, आइन को तरमीम करने का हक, कानून साजी का हक मुकन्नना के पास होता है, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं आइन के अंदर। आप आइन को बिगाड़ नहीं सकते, शब खून नहीं मार सकते, और अदलिया को बिल्कुल मातहत या अपनी बांदी नहीं बना सकते। अगर ये तरामीम जो हैं अगर ये पास हो जाती तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो जाती, नीचे एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता है, सुप्रा सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और जजेस आप बनाने के मजाज होते, और आपने उनकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। उनकी अपीलें भी नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाते, और वो किसी चीज़ को चैलेंज भी नहीं हो सकता था, वो सिर्फ फौजदारी और इनके मुकदमे सुनने के लिए रह जाते। और ये अब उसकी उम्र भी 68 साल थी, यानी आप किसी को फ़ायदा भी पहुँचाना चाह रहे थे ताकि अपनी मर्जी के जजेस लगाएं जिनकी उम्र भी 68 साल हो जाए। फिर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के जजों के अंदर एक शिक डाल दी कि हाई कोर्ट के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोर्ट्स में। जो ये मार्शल लॉ के ज़माने में हुआ करती थी, वो सेट असाइड हुई, क्योंकि कहा कि आप जजों को ट्रांसफ़र ऑफ एक कोर्ट से और ये इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के खिलाफ हो। तो हमारी जो केस है, ये हमारी जो जिद्दोजहद है, वो आज़ाद अदलिया के लिए है, और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, बुनियादी हुकूक की बालादस्ती के लिए है। फिर इन्होंने एक शिक डाली है उसके अंदर कि हाई कोर्ट के जज की वो एवेल्युएशन होगी, 1 साल उनको मौका दिया जाएगा कि आपकी एवेल्युएशन होगी, अगर आपने सही काम नहीं किया तो आपका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर हो जाएगा। अच्छा आबिद भाई साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन उसमें एक तौजी पेश की गई ना कि हर इदारे का एहतसाब होता है, तो फिर यहाँ पर एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? एक जज अगर 1 साल के अंदर 40 मुकदमे सुनता है और 100 सुनता है, तो उस एहतसाब के अमल को बनाया जाए, ये तौजी पेश की गई इसमें। नहीं, देखिए, ये एहतसाब का अमल ये नहीं होता, एक जज इतने सुनता है, एक जज, इंसाफ होना चाहिए। ये कोई, देखिए, थोक के हिसाब से केस नहीं चलने चाहिए। हर केस, हर पार्टी को हक होता है कि उसका मुद्दा बयान किया जाए। आप सुन के तहम्मुल से केस सुन के फैसला करें, जल्दी के फैसले सही नहीं होते सर, ये सब बेकार की बातें हैं कि इतने आप जजों को अपॉइंट करें, जगहें खाली हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम को सही करें, एडजर्नमेंट्स जो होती हैं उनको रोकें, ये चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने शबखून मार के अदलिया को बिल्कुल अपनी बनाने की कोशिश की, क्योंकि अभी प्रोग्राम्स में था, वो कहते हैं कि जी हम कानून बनाते हैं, अदलिया का क्या हक है उस कानून को? कहे ये आइन कानून को अदलिया को हक देता है, या तो अदलिया को आप अबॉलिश कर दें, खत्म कर दें। लेकिन ये कहना कि जी हमारा हक है हम करेंगे, आपका हक नहीं है, आप आइन के आपको बिगाड़ नहीं सकते, आप अदलिया से जुडिशियल पावर नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सकते। देखिए, खुद इन्होंने एक लॉ बनाया, हम वो चैलेंज हुआ। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि आप इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं रियासत अली आज़ाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेता हूं, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। रियासत अली आज़ाद साहब, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मुल्क के जो फैसले होते हैं वो अमेंड करती है, कोई जज या चीफ जस्टिस नहीं करता, तो यहां से ही फैसले होने, और एक पार्लिमानी तरीके से कोशिश की गई एक आईनी तरमीम लाने के लिए, नंबर नहीं पूरे हुए, उन्होंने नहीं पेश किया। यही पार्लिमानी एक तरीका है ना, एक आईनी तरीका, एक जमहूरी तरीका है। देखें, पार्लियामान फैसले नहीं करती, पार्लियामान लेजिस्लेशन करती है। पार्लियामान के पास बिल्कुल अख्तियार है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हम कहते हैं, मदर ऑफ लेजिस्लेशन भी उसको कहते हैं, बिल्कुल उनके पास अख्तियार है कि वो आइन और के अंदर अमेंडमेंट करना चाहें, कोई बिल पास करना चाहें, लेजिस्लेशन करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 227 है कि अगर इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन है
या कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल 8 से 28 तक है उससे रिपग्नेंट है, मुतसादम है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू में देख सकती है, उसकी वायरीज को देख सकती है, हाई कोर्ट देख सकती है अंडर आर्टिकल 199। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जिक्र कर दिया गया है कि 3 इदारे हैं जी, मुकन्ना है, अदलिया है, इंतजामिया है, हर इदारे का अपना अपना डोमेन जो है उसका तयन कर दिया गया है, और फर्दर मोर कि इन तमाम इदारों की जो अपनी सुप्रीमेसी है, कोई इदारा दूसरे इदारे के अंदर ट्रेस नहीं करेगा। अब देखिए जैसे ये लेजिस्लेशन की जा रही है, क्या ये पूरा जो 57 अमेंडमेंट जो आर्टिकल किए जा रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं। हमने 77 इयर्स की एक लॉन्ग जर्नी के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे पास एक मुतफिका जो आइन है वो आ गया, और आज अगर आप जुडिशल कमीशन को अमेंड करने जा रहे हैं और उसके अंदर पार्लियामान को भी आप शामिल कर रहे हैं, पार्लियामानी कमेटी को और जुडिशल कमीशन को इकट्ठा बनाएंगे, तो जब एक जज को आप तैनात करेंगे, साल के बाद जब कंफर्मेशन की बात आएगी, पार्लियामान कहेगी कि जी इसको कर दो, अदलिया कहेगी ना करो, तो फिर क्या होगा, वाइस वर्सा ये सूरत हाल ना कंफर्म करने की बात आ जाएगी। तो ये एक नई सिचुएशन आप क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर अगर जजेस को इंतजामिया ही ने तैनात करना है, तो फिर वो जो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पावर जिसके तहत अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया गया था, जिस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया नहीं होती, एक बांदी नुमा अदलिया होगी, तो उस मुल्क के अंदर ना आइन होता है, ना रूल ऑफ लॉ होता है, ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ना ह्यूमन राइट्स की कोई कस्टोडियन होती। तो इसका मतलब है कि तमाम अख्तियारात आप इंतजामिया के हवाले कर दें। जैसे एक आप अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर तैनाती सीधी सीधी हुकूमत करेगी, तो रियासत अली आजाद साहब ये फरमाइएगा, ये जो जिक्र आप रियासत साहब आप नहीं कह सकते। रियासत साहब ये फरमाइएगा, मैं मुख्तसर आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो अलग आईनी अदालत का मामला कहा जा रहा है, इसमें ये भी कहा जा रहा है ना कि आईनी मामलात के लिए एक अलहदा कोर्ट बना देते हैं, ताकि ऑलरेडी जो बर्डन है अदलिया पर, जो मुकदमात का बर्डन है वो कम हो जाएगा, और एक अलहदा से कोर्ट बना दी जाएगी। और ये आज की बात तो नहीं है, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब किया गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये तो तब से उस शिक मौजूद है। सर उस सीओडी को क्या कहा गया था कि सीओडी को कुरान और हदीस है, आप उसका रेफर ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसका सबॉर्डिनेट बनाएंगे? आप उसकी जो आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तमाम इदारों पे बांटेंगे, वो भी नहीं होगी। इसके फैसले वहां चैलेंज हो सकते हैं, वहां का फैसला इधर नहीं आ सकता। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए ठीक है, आउटसोर्स आपको लगता है करने जा रहे हैं। इतनी वो हम हरी लेजिस्लेशन, बरी लेजिस्लेशन, रश्ड लेजिस्लेशन, क्रश लेजिस्लेशन। तो हम ये कहते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आइन के अंदर दिया गया है, हम स्टेक होल्डर्स हैं, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, आप हमसे आउटपुट ले, हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी लेजिस्लेशन जो है वो ठीक है, वो बोनाफाइडी पे मबनी होनी चाहिए, मेलस पे नहीं है। इस्लामाबाद हाई ठीक है, यानी मुशावरत होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। रियासत साहब लिखा उन्होंने कहा इंटरफेरेंस है, और यहाँ से आप साहब को मैं जरा सवाल लेजिस्लेशन है, आप एक इदारे को अंडरमाइन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है आबिद ज़ुबैर साहब, एक तो ये जैसा रियासत साहब फरमा रहे कि बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप स्टेक होल्डर्स हैं तो, लेकिन एक तो ये बताइएगा पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर बड़ा मुतनाज़ कर दिया गया है, 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से पहले और बाद यही मौक़िफ़ रहेगा आपको? अगर इसके बाद भी आती है तो दूसरा 19 सितंबर को क्या वाकई कोई वकला तहरीक शुरू होगी? उम्मीद है वकला तहरीक ज़रूर शुरू होगी। वकला तहरीक ख़त्म कब हुई है? पिछले 2 साल से वकला तहरीक चल रही है, और ये आइन के साथ जो खिलवाड़ और हुकूमत के साथ, आप देखिए ये तरमीम सिर्फ जुडिशरी की नहीं, आर्टिकल 17 में एक तरमीम हो रही है जिसमें उसको फेडरल सुप्रीम कोर्ट की जगह उसका जो अगर किसी पार्टी को आप बैन करेंगे उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती थी कि ये सही है या नहीं, उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा आइनी अदालत में, और उसका वो जो जजेस है वो चीफ जस्टिस, पहला जज तो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे और बाकी जजेस भी लगाएंगे। तो वो जो है आप देखिए किसके लिए शक में तरमीम हो रही है? सिर्फ एक जमात है जिसको बैन
अटेंड करने की पूरी कोशिश हो रही है। उसके बाद इसकी अपील सुनी जाएगी उनके अपने मनपसंद जजों के सामने, जिनकी उम्र भी 68 साल कर दी गई है। तो ये भी एक शिक है। फिर 63A में कि जिसके अंदर एक फ्रॉड है कि आप अपनी पार्टी के उसके खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते, कुछ मखसूस इश्यूज पे उसके क्या आप वोट दे सकते हैं, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, यानी खरीद के आप या जबरदस्त दबा के आप वोट लेंगे किसी से और फिर आप बाद में डिस्क्वालीफाई होते रहेंगे। हाफिज भाई साहब, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इससे फर्क ना पड़ रहा होता फिर भी ये ठीक थी या गलत थी? पॉलिटिकल पार्टी का फर्क बिल्कुल गलत है। देखिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये शुरू आइन का, हमारे पाकिस्तान का आइन से जब से 70 साल हमारे आइन आए, हमारे जो 4 आइन आ चुके हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इवन मार्शल लॉ के बदतरीन जमाने में ये चीजें नहीं की गई जो ये हाइब्रिड रजीम कर रही है, अनइलेक्टेड पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट का काम कानून साजी होता है, आइन को बिगाड़ या आइन पे हमला नहीं होता। ये आइन पे हमला कर रहे हैं, ये एब्रोगेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इन पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। और देखिए आइन जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कह दिया पार्लियामेंट जो है उसके खिलाफ ऑर्डर कर दें कि जी पार्लियामेंट कानून साजी ही नहीं कर सकती? देखिए कानून साजी जरूर करे, लेकिन आइन से मावराए कानून साजी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। ये आइन उसको ये इख्तियार देता है जो आप उससे लेके आप एक अपने मर्जी के मनपसंद जजों को बनाते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि ये इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है। रियासत अली आज़ाद साहब, क्योंकि अदलिया की इस्लाहात की बात की जाती है तो वो इस किस्म की इस्लाहात तो फिर हुकूमत लेके आ रही है। इसको इस्लाहात नहीं कहते, इसको मफाद कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सूट करती हैं सिचुएशन में, आज इनको सूट कर रही है, कल मुमकिन इनको सूट ना करें। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो आपकी लेजिस्लेशन हो वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस नेशन हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री हो। ऐसी लेजिस्लेशन हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। सिस्टम को अपग्रेड करना, आपने अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना है तो आप ये छुपा के बिल बगल में रख के जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं, आप इसको पब्लिक करें, आप इसको एजेंडा दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करें, आप नेशनल असेंबली में पुट करें, वहां पे डिबेट हो, बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन से आप आउटपुट लें, फिर सेनेट में जाए, फिर वहां डिबेट हो, फिर उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ सर्टेन अमेंडमेंट एडिशन या ओमिशन या उसके अंदर ऐड करना है तो उसके बाद आप उसको प्रोसीजर फॉलो करते हुए लेजिस्लेशन करें। आपने ऑल ऑफ सडन 57 आर्टिकल को अमेंड करने जा रहे हैं। एक आर्टिकल को भी अगर आपने अमेंड करना है तो आपको इन डिटेल उसको सुने उसके ऊपर, ताकि एक प्योरिफिकेशन के साथ ठीक है। यानी हम अच्छी लेजिस्लेशन, यानी कानूनदान भी ये समझते हैं तमाम के इसका जो तरीकाकार है वो इंतहाई गलत है। इस तरीकाकार को जो है वो रिव्यू करना चाहिए और एक प्रॉपर तरीकाकार से आए तो फिर एक्सेप्टेबल हो सकती है। क्यों क्यामत आ जानी थी, जैसे 2-2 घंटे के बाद इजलास मुलतवी होता रहा है, 2-2 घंटे के बाद कभी एक को राजी करे कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब और हाफिज ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों कानूनी राय साहब मामले के हवाले से सामने रख रहे थे। और बात सिर्फ ये हो रही थी कि जो तरीकाकार है उसको अगर जो है एक प्रॉपर तरीके से कर लिया जाता तो शायद ये एक्सेप्टेबल होता या उस पर देखा जा सकता, उस पर बात हो सकती थी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब एक और अहम मामला है कि मौलाना फजल रहमान क्यों तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता 48 घंटे से पार्लियामान की राहदारियां और मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का कौम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अहम शख्सियात का मौलाना के यहाँ तांता बता हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी हुकूमती वक्त गया तो अपोजिशन अरकान ने मौलाना की इमामत में नमाज अदा की। इतवार के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हक में वोट देने के लिए राजी करने की कोशिश की। अपोजिशन अरकान ने मौलाना को डट जाने का कहा तो शहबाज शरीफ ने भी मौलाना से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। अगले लम्हे मौलाना पार्लियामान की राहदारियों में नजर आए मगर फिर भी हुकूमत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे और हंगामी इजलास को मुलतवी करना पड़ा। इस वक्त मौलाना के पास कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 नशिस्तें हैं। 13 नशिस्तों वाली इस जमात ने गुज़िश्ता रात एक पूरे आईनी मुसव्वदे को बीच चौराहे में छोड़ दिया। सवाल यह है कि मौलाना कहीं हुकूमत से बदला तो नहीं ले रहे। आज बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इस बात का इजहार किया कि मौलाना आप नहीं मानेंगे तो तरामीम पास नहीं होंगी। यही मौलाना थे जो इलेक्शन में नजरअंदाज होने के बाद नाराज हो गए थे। उन्होंने इंतखाबात को जाली करार दिया था।
उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे थे, इसलिए उन्हें मौलाना की जरूरत नहीं थी। मगर आज मौलाना की हिमायत के बगैर मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पास करवाना एक कठिन मरहला बन गया है। लेकिन पार्लियामान की तारीख में यह कोई पहला वाकया नहीं जब इतनी कम नशस्तों वाली जमात अहमियत इख्तियार कर गई। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब के तख्त पर 10 नशस्तों वाली मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया गया। इससे पहले 90 की दहाई में मंजूर वट्टू मुस्लिम लीग जुनेजो से वजीर आला बने थे, जबकि उनकी सिर्फ 18 नशिस्तें थी। अब मौलाना को क्या मिलेगा, हर शख्स की जुबान पर यही सवाल है। हुकूमत की बजाय पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ मामलात को सुलझाने में पेश है। इसकी क्या वजह है? गुज़िश्ता 48 घंटों में बिलावल की मौलाना से आज दूसरी मुलाकात हुई। वो कौन सी यकीन दहानी है जो पीपल्स पार्टी दे सकती है मगर हुकूमत नहीं? ये वो सवालात हैं जो सियासी ज्योतिषियों की बेचैनी में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सबको एतमाद में लेना जरूरी होता है। फिर ऐसी सूरत में जब आप तरमीम ला रहे हों, कल हुकूमत ने एक तरफ अपने अराकीन को बिठाए रखा, वो इंतजार करते रहे कि इजलास कब शुरू होगा, और दूसरी तरफ मौलाना को मनाने की कोशिशें होती रही। उधर मौलाना हामी भरते, इधर तरमीम पेश हो जाती। मगर यहां फिर सवाल होता है कि होमवर्क पहले क्यों नहीं किया गया। नाज़रीन, मौलाना से दूसरी मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं। जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। उसको हमने एतमाद में लिया कि हम जो हमारा बिल है वो मौलाना साहब से हम बात करेंगे, और जब मौलाना साहब और हम मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत। नाज़रीन, खुर्शीद शाह की बातों से यह तासुर जा रहा है कि शायद तरमीम तो होगी मगर इसके नकात वही होंगे जिस पर मौलाना तैयार होंगे, या फिर हुकूमत और इत्तेहादियों को अपनी मर्जी की तरामीम करवाने के लिए भारी कीमत अदा करना होगी। अब इतनी उजलत में मौलाना की खातिर तवाज़ु तो बनती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।